तो अब बात करते हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन की। पृष्ठ ध्यान में आते ही आपको दो तरह के पृष्ठ ध्यान में आए होंगे, एक कनकेव और एक कन्वेक्स, अर्थात उत्तल और अवतल। अब कनकेव अवतल को बोलते हैं, कन्वेक्स उत्तल को बोलते हैं। अब उत्तल का मतलब उठा हुआ, तो जब अपवर्तन की घटना उस गोलीय पृष्ठ के उठे हुए भाग से हो, उभरे हुए भाग से हो, तो उसे हम बोलेंगे कि एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आप ध्यान रखें, ये जो गोलीय पृष्ठ होते हैं किसी गोला के गोलीय भाग होते हैं। अब गोले के रूप को आप ध्यान से सोचिए, विजुलाइज कीजिए कि वो गेंद हो, तरबूज हो, जैसे तरबूज का कोई हिस्सा काट लें। ऐसे नहीं है कि कोई वृत्ताकार एक हल्की सी रेखा हो और उसके इस हिस्से को काट लिया या इस हिस्से को काट लिया, ऐसे नहीं है। आप ये गेंद के हिस्से को काटा, तो देखिए इस तरह से, जैसे ये गेंद है पूरी, इसको विजुलाइज कीजिए और इस हिस्से को मैंने काट लिया, तो देखिए ये अगर इस हिस्से से, ये उठा हुआ भाग है, ये दबा हुआ भाग है, अगर इस हिस्से से अपवर्तन की घटना हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? अवतल अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और अगर ये उठे हुए भाग या उभरे हुए भाग से, उत्तल का मतलब ही होता है उठा हुआ भाग, उभरे हुए भाग से अगर अपवर्तन की घटना हो रही है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो अब जैसे मैं इनको चित्र बना, अब जैसे इसकी बात करता हूं, तो इसके लिए जैसे ये स्थिति हुई, ये अगर मैंने कोई कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिया, ठीक है भाई, अब कितनी परिस्थितियां हो सकती हैं? अब इधर की साइड इससे विरल माध्यम हो सकता है, रेयर मीडियम, विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 है। ठीक है, इधर की ओर सघन माध्यम हो सकता है जिसका माध्यम μ2 हम लें, और ये इसकी मैं प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष खींच लेता हूं। अब कंडीशन दो हो सकती है वस्तु की स्थिति के आधार पर। अगर वस्तु इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस या अपवर्तक पृष्ठ के बहुत समीप है, तो हो सकता है इसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी बने। अगर ये इससे दूर है तो हो सकता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बने? वास्तविक बने। तो यहां इसके लिए दो कंडीशन हुई, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। इसी तरह दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बाईं तरफ सघन हो और दाईं तरफ विरल माध्यम हो। फिर इसकी भी दो कंडीशन हो सकती है कि जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो वास्तविक हो या आभासी हो। ठीक है, तो इसका मतलब कई कंडीशन हो सकती हैं। अब वही कल्पना दूसरी सतह के लिए कीजिए, तो मैं थोड़ा इसको साफ कर लेता हूं। अब ये उभरा हुआ भाग है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब वही स्थिति हो सकती है, इधर को μ1 अर्थात विरल माध्यम हो, इधर को μ2 अपवर्तनांक वाला सघन माध्यम हो, और इससे भी अगर जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लोज हो इस सरफेस के साथ, तो हो सकता है उसका प्रतिबिंब आभासी बने, और अगर वो दूर है तो उसकी रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो कई कंडीशन हो सकती हैं, और फिर उलट भी हो सकता है, इधर को सघन माध्यम हो और इधर को विरल माध्यम हो। तो इस तरह से इन परिस्थितियों की 16 कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, उनमें से आप किसी भी परिस्थिति के लिए सूत्र का मान ज्ञात कर लीजिए। जो भी सूत्र आएगा वो सभी के लिए लागू होता है। केवल μ1 और μ2 अर्थात सघन माध्यम और विरल माध्यम के जो भी अपवर्तनांक दिए गए उनके मान बदल जाते हैं, बाकी का सूत्र समान रहता है। तो हम अब एक एक करके आपके लिए प्रयास करते हैं समझाने के लिए। तो मैं कम से कम 2 उदाहरण लूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि भाई उत्तल और अवतल जो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं उनसे अपवर्तन की घटना कैसे होती है और उनका सूत्र क्या है। पहले चलो क्या ले लेते हैं, अवतल ले लेते हैं। अवतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए आपकी पुस्तक में केवल एक दिया गया है और ये टोटल कंडीशन बनती है 16। आप 16 कंडीशन में से कोई सा चित्र बना के
और सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप पुस्तक का से करें या कि मैं बता रहा हूं ऐसा ही आप करें, आप दूसरी कंडीशन भी ले सकते हैं, समझ में तब आएगा ना। पहले एक तो सीखो। तो जैसे मैं एक यहां ये पृष्ठ ले रहा हूं भाई, ठीक है, और ये क्या है, अवतल अपवर्तक पृष्ठ है जिसके बाईं ओर रियर मीडियम, इधर को मैं क्या मान लेता हूं, विरल माध्यम है, इधर की साइड को बाईं तरफ विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 है। ठीक है, इधर को क्या है, सघन माध्यम मान लेता हूं, सघन माध्यम जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, अपवर्तनांक क्या है, μ2 है। अब ये कोई एक रेखा खींच रहा हूं, आप जानते हैं ये काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। और इस अपवर्तक पृष्ठ का ये पोल है, पोल का मतलब ध्रुव जो P से हम व्यक्त करते हैं, और इसका नाम भी मैं लिख देता हूं, हाँ, जैसे इसका नाम दे देते हैं चलो APB। तो मैंने जो अवतल अपवर्तक पृष्ठ लिया है वो APB लिया है। अब देखिए भाई, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और इस मुख्य अक्ष पर जो ये काल्पनिक रेखा है, आप सीधी लेना भाई, ये थोड़ी सी हाँ टेढ़ी हो गई है, इस पर यहाँ इसके मुख्य अक्ष पर कोई ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये देखने वाली बात है। तो देखिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए क्या आवश्यक होता है कि उससे निर्गत दो प्रकाश किरणें कहीं जाके मिलें या मिलती हुई प्रतीत हों। तो इसके लिए क्या करें कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और मान लेते हैं एक प्रकाश किरण इस अपवर्तक पृष्ठ पर सीधे लंबवत आपतित हो रही है, और हम जानते हैं लंबवत आपतित प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। इस तरह से निकल गई भाई, आप इसको दोनों साइडों में बढ़ी हुई मान सकते हैं, इधर को भी और इधर को भी। अब दूसरी प्रकाश किरण मान लेते हैं ये गई है OA, चलो इसको मान लेता हूं दूसरी प्रकाश किरण OA, ये OA प्रकाश किरण गई है। ठीक है भाई, अब ये कहां से जा रही है भाई, विरल माध्यम से। इसका अपवर्तनांक भी अलग हो सकता है। अब यहां कंडीशन हो सकती है कि भाई ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, और इसका अपवर्तनांक भी तो हो सकता है ना, इस अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तनांक भी μ3 हो सकता है। तो फिलहाल मैं क्या मान लेता हूं कि जो सघन माध्यम है ना वो यही है। ठीक है, तो अब देखिए भाई, ये जो पृष्ठ है, देखिए ये किसी गोले का भाग है, इस तरह से इस तरह होगा ना, और गोले का ये केंद्र होगा, और गोले का केंद्र ही भाई जिस गोले का ये गोलीय भाग है, उस गोले के केंद्र को इस अपवर्तक पृष्ठ का क्या कहेंगे हम, वक्रता केंद्र। तो वो कहीं तो होगा, तो वो मान लेते हैं वो कहाँ है, यहाँ है, देख लीजिए। तो ये C है। अब हम जानते हैं C को इस पृष्ठ से कहीं मिला दें तो वो क्या कहलाएगा, अविलंब कहलाता है। तो मैं इसको मिला देता हूं इस तरह से भाई, C को अगर A से मिला दूं मैं इस तरह से, तो ये अवलंब कहलाएगा। अब सोचिए भाई, ये इस तरह से इस पृष्ठ को मैं पूरा और कर देता हूं, ये पृष्ठ है भाई ये। तो देखिए ये प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, विरल से सघन में, और जब विरल से सघन में जाती है तो अवलंब से अवलंब की तरफ झुकती है। क्या करती है, अवलंब की तरफ झुकती है। ध्यान करिए भाई, ये इधर को क्या है, विरल माध्यम, इधर को क्या है, सघन माध्यम, और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुकती है। तो ये अवलंब है CAN, इसको मैं N नाम दे देता हूं यहाँ। CAN इज वर्किंग एज ए नॉर्मल एट APB सरफेस। तो अवलंब की ओर झुकेगी, इसका मतलब ये प्रकाश किरण सीधी ना जाके इस तरह से सीधी नहीं जाएगी, अवलंब की ओर झुकेगी यूं। तो इस दिशा में ये माना, क्या मान लेता हूं इसको, C नहीं D मान लेता हूं। तो AD दिशा में गई। अब ये यहां अगर कोई प्रेक्षक हो तो उसको कहां से आती हुई प्रतीत होगी भाई, ये डॉट डॉट करके इसको बढ़ाइए, उसको ऐसा लगेगा कि ये यहां से आ रही है। तो अब देखिए ये प्रकाश किरण कहां आके मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इस जगह पे। तो देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट से चलने वाली एक प्रकाश किरण तो ये गई थी, और एक ये यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो O डैश कहां बनेगा, यहां बनेगा।
साहिब समझ में आया कि नहीं आया? प्रतिबिंब को मैं ओ डैश की बजाय इमेज आई मान लेता हूं। ठीक है, क्या बताया दोबारा सुन लीजिए। देखिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों का मिलना या मिलते हुए प्रतीत होना आवश्यक है। वो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने लिया था मुख्य अक्ष पर, ठीक है, किसके मुख्य अक्ष पर? इस अपवर्तक पृष्ठ के। तो एक प्रकाश किरण तो सीधे लंबवत गई, कौन सी? ओपी दिशा में। तो ये तो एक प्रकाश किरण तो ये हुई एक प्रकाश किरण ओ ए, ठीक है, वो चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अवलंब की ओर झुकेगी, हल्का झुकी भाई, तो इधर को निकल गई। अब वो इधर के प्रेक्षक को कहां से आती हुई प्रतीत होगी? बैक बढ़ाइए डॉट डॉट करके, कहां से? इस जगह पे मिलती हुई प्रतीत होगी। कहां? आई पर, जहां मिलती हुई प्रतीत हो, दैट इज द पोजिशन ऑफ इमेज। ये प्रतिबिंब की स्थिति है। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो रहा है? आई। कहां? कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है? वर्चुअल इमेज, आभासी। ठीक है, तो ये किसके लिए है? वर्चुअल इमेज के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए भाई ये सूत्र। अब इसमें आई क्या है, आर क्या है? आई जान रहे हैं ना, आपतन कोण। और आपतन कोण किसके बीच में बनता है? अवलंब और आपतित किरण के बीच में। तो अवलंब कौन सा है भाई? अवलंब के रूप में कौन कार्य कर रहा है? सी ए एन, ये एन है, इसको ध्यान रखना भाई, ये एन लिखा हुआ है। तो सी ए एन इज वर्किंग एज ए नॉर्मल। तो सी ए एन और आपतित किरण के बीच में बना कोण, तो ये जो कोण है भाई, कौन सा? यहां से लेके यहां तक, ध्यान से रखना, यहां से मैं यूं कहूं, यहां से लेके यहां तक का कोण, ये कोण क्या है? आई। ये कोण आई है भाई, पूरा पूरा, इसको अंदर ही लिखते हूं, ये आई कोण है, आपतन कोण। और अपवर्तन कोण कौन सा होता है? अपवर्तित किरण और अवलंब के बीच में बना कोण। तो कौन सा कोण है वो? ये आर, ये आर कोण होगा भाई, ये आर कोण कहलाएगा। अब चूंकि ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये अंदर वाला कोण क्या है? आर है। जो इसको वीडियो रूप में यूट्यूब पर देख रहे हैं वो ध्यान से देखना भाई, ये कोण जो अंदर का है, ये कोण कौन सा है? आर। इसको ध्यान रखना भाई, ठीक है, ये अपवर्तन कोण हुआ। अब एक चीज और मान लेता हूं मैं कि जो आपतित किरण है मुख्य अक्ष के साथ एल्फा कोण बना रही है, ठीक है, और अवलंब और अपवर्तित किरण भी कोई कोण बना रही है जिनको मैं बीटा और डेल्टा नाम दे देता हूं। तो ये एल्फा, बीटा और डेल्टा क्या है भाई? एल्फा कोण कौन बना रही है? आपतित किरण किसके साथ? मुख्य अक्ष के साथ। इसी तरह अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बना रही है और अवलंब मुख्य अक्ष के साथ डेल्टा कोण बना रहा है। तो ठीक है, अब देखिए अपवर्तन का पहले वो लिख देता हूं मैं, आपतन कोण कौन सा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गड़बड़ करेगा आपको। आपतन कोण, आपतन कोण आई किसके बीच में होता है भाई? अवलंब और आपतित किरण के बीच में। तो ये कौन सा कोण हुआ भाई? कोण ओ ए सी, ओ ए सी। इसी तरह अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर बराबर ये कोण भी है आर भाई। कोण कौन सा? एन ए डी, एन ए डी। अब चूंकि एन ए डी तो इस पृष्ठ से ही बाहर चला गया, वो काम नहीं आने वाला, उसका हम काम कैसे करेंगे? तो इसका शीर्षाभिमुख कोण देखिए ये, तो कोण कौन सा हो जाएगा? आई ए सी, आई ए सी, ठीक है। अब अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम हम जानते हैं, स्नेल का जो नियम है, ठीक है। स्नेल का नियम क्या है भाई? आपको पता ही है कि आई, या फिर यूँ लिख देते हैं, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। ये कैसे याद करते हैं भाई? कि कोई आपतित किरण अवलंब के साथ कोण बनाएगी, वही तो आपतन कोण है। वो मान के चल रहे हैं कि वो आपतित किरण μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से चल रही है, ठीक है, और वो अपवर्तित किस माध्यम में हो रही है? μ2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तित हो रही है, और अपवर्तन के पश्चात अवलंब के साथ कोण आर बना रही है, अपवर्तन कोण। यही तो स्नेल का नियम है भाई। तो अब देखिए, फिजिक्स मानने की चीज है भाई,
फिजिक्स में अगर मानने को हटा दिया जाए तो आप कोई भी सूत्र ड्राइव नहीं कर पाओगे। अब क्या माने भाई, आप घबराए नहीं, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो समस्त सूत्र हैं वो छोटे पृष्ठों के लिए, छोटे दर्पणों के लिए, छोटे लेंसों के लिए, छोटे पृष्ठों के लिए। ये छोटा शब्द रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर है इसमें से नहीं जाएगा। तो अब ये जितने भी आपतन कोण और परावर्तन कोण है ना, बिलो 10 डिग्री होने चाहिए। कितने? 10 डिग्री से कम। और 10 डिग्री का कोण कब संभव है? 10 डिग्री से भी कम संभव है जब ये पृष्ठ बहुत छोटे हों। तो छोटे कोणों के लिए हम जानते हैं, आपने फिर में पढ़ रखी है कक्षा 12 में और 11 में भी, कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा के होता है। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा इक्वल टू, आपको पता ही है, इफ थीटा इज बहुत छोटा तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। और उस परिस्थिति में टेन थीटा भी थीटा के बराबर होता है, लेकिन कॉस थीटा 1 के बराबर होता है। इसको रट लें आप, क्योंकि ये बहुत काम में आएगा, हर चैप्टर में काम आने वाला है। तो देखिए मैं क्या मान के चल रहा हूं कि ये बहुत छोटा पृष्ठ है भाई, और छोटा पृष्ठ है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण भी बहुत छोटे होंगे। और जब छोटे होंगे तो साइन आई विल बी इक्वल टू आई और साइन आर विल बी इक्वल टू आर। तो ठीक है, तो आई तथा आर के छोटे मानों के लिए, आई तथा आर के छोटे मानों के लिए क्या होगा भाई? साइन आई विल बी इक्वल टू आई तथा साइन आर विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू आर। तो अब ये सूत्र क्या हो जाएगा भाई? म्यू 1 आई बराबर म्यू 2 आर। और ये समीकरण एक, इसको भूल मत जाना भाई, क्योंकि यही काम आने वाला है आगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। ये जो अल्फा बीटा डेल्टा माने, इसका तो कुछ कर लीजिए आप। क्या करें भाई? तो देखिए एक सूत्र आपने पढ़ा था, देखो अब यहां से आगे दो तरीका है कि मैं टेन थीटा के मान निकालूं, और थीटा ये जब आई और आर छोटे हैं तो अल्फा बीटा और डेल्टा भी छोटे होंगे, तो टेन थीटा बराबर थीटा होगा। रहने दो, इतनी झंझट क्यों करें हम। इसके लिए एक दूसरा तरीका अपनाते हैं कि कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। अब आप सोचिए, ये चाप ही तो है, तो ये अल्फा किसके बराबर होगा भाई? तो सूत्र किसका प्रयोग करके? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए मैं अल्फा को निकाल सकता हूं। अल्फा बराबर क्या होगा भाई? अल्फा बराबर क्या होगा? ए पी बटे पी ओ। ठीक है, और आप इतना बड़ा नहीं समझे, एपी को आप एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं भाई स्ट्रेट लाइन? मैंने अभी बताया ना, ये छोटे पृष्ठों के लिए आप एक सोचिए, ये पृष्ठ इतना सा होता, इतना बड़ा होता, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती ना इस जगह पे। ये बड़ा आपको वक्रता लिए हुए क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये विजुलाइज हम बड़ा कर रहे हैं, इसको चित्र आपको समझाने के लिए मुझे बड़ा बनाना पड़ रहा है। नहीं, ये बहुत छोटा है, इतना सा। जब इतना सा होता तो ये अल्फा कहाँ बनता? इस जगह पे बनता, इस जगह कोण बनता। और इस जगह कोण देखिए, यहाँ और यहाँ की वक्रता क्या है? 0 है वक्रता। तो इसको क्या मान सकते थे हम? एक स्ट्रेट लाइन। अर्थात ये बिंदु ये इस जगह पे होता बिल्कुल, तो एपी उस जगह क्या होती? सीधी होती। ठीक है, तो आप इस तरह मानिए, अल्फा बराबर क्या होगी? एपी बटे एपी बटे पी ओ। इसी तरह भाई, अब मैं थोड़ा सा बोर्ड को यहां से साफ कर लेता हूं, विरल माध्यम, और ये आप याद रखना ही है। ये समीकरण 2। इसी तरह भाई देखो, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूं, तो बीटा बराबर क्या होगा? वही चाप बटे त्रिज्या, तो एपी पी आई। ठीक है, ये समीकरण 3। इसी तरह डेल्टा बराबर चाप एपी बटे त्रिज्या, भाई त्रिज्या इसके लिए यही तो है, पी सी। ये समीकरण 4। ठीक है, अब देखिए एक त्रिभुज, आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतरामुख कोणों के योग के बराबर होता है। बहुत अच्छी तरह से आपको याद है
किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराल में कोणों के योग के बराबर होता है। तो अब देखिए, आप कहेंगे सर यहाँ में बहिष्कोण वाली बात है कहाँ है? भाई देखिए आप, और इसका उसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे चाहिए आई और आर के मान, क्योंकि मुझे यहाँ इनको पुट करना है। आप देखिए सूत्र रटा नहीं जाता है, आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखना है कि मुझे करना क्या है। मुझे मान चाहिए आई का और मुझे चाहिए आर का, और किस में से निकालूंगा आई और आर को? इन एल्फा बीटा और डेल्टा, किसी उद्देश्य के लिए ही तो मैंने माने हैं। तो अब सोचिए कहां ये बन रहा है। सॉरी, हाँ भाई, तो देखिए एक त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं हम? अगर त्रिभुज लें हम ए ओ सी, कौन सा? ए ओ सी, तो देखिए ए ओ सी में, सॉरी ए ओ सी लें या ए ओ आई कह दें, त्रिभुज ए ओ आई में बहिष्कोण जानते हैं, जैसे ये कोई त्रिभुज है भाई, इसकी एक भुजा को बढ़ा दें तो ये जो कोण होता है ये बहिष्कोण कहलाता है, और इसका मान किसके बराबर होता है? इस कोण और इस कोण के बराबर होता है। वैसे भी आप सोच लीजिए, अगर ये कोण 50 का है तो ये 60 का मान लेते हैं, तो 50 और 60 110, तो तीसरा ऑटोमेटिक 70 का हो जाएगा। तो जब ये 70 का है तो अब इस रेखा पे देखिए, एक रेखा पर दो आसन्न कोणों का योग 180, ये 70 का है तो ये कोण कितने का होगा? 110 का। तो अब देखिए 110 किसके बराबर है? 50 और 60 के, हुआ कि नहीं? तो अब देखिए इसमें कौन सा कोण? बीटा। भाई देखिए ए ओ आई में इस भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया तो कोण कौन सा बन रहा है? बीटा। तो बीटा किसके बराबर होगा? एल्फा प्लस, ये आई नहीं है पर ये आई तो यहाँ है भाई, सॉरी इसमें तो गलत हो जाता, मेरे भी दिमाग में जल्दी से ये आ गया। आई तो किस किस के बीच में? ये तो आपतन कोण ये था ओ ए सी के बीच में, तो इसको लें, सॉरी त्रिभुज कौन सा लें? ए ओ सी, ए ओ सी ले, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डेल्टा। तो डेल्टा बराबर किसके हो जाएगा भाई? आई प्लस एल्फा, आई प्लस एल्फा, ठीक है। तो आई बराबर मुझे चाहिए, तो इससे कोण आई बराबर किसके हो जाएगा भाई? डेल्टा माइनस एल्फा, और ये समीकरण 5। इसी तरह भाई एक और देखिए, हाँ ये भी हो रहा है यहाँ इस कोण में, देखिए ये कोण अंदर का क्या है? आर है। तो ए आई सी में, त्रिभुज ए आई सी में, तो देखिए डेल्टा बराबर, डेल्टा किसके बराबर है? आर प्लस बीटा के, और मुझे क्या मान चाहिए? आर, तो आर बराबर डेल्टा माइनस बीटा। कैमरा मैन थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं नीचे लिख रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं हो कुछ दिखाई नहीं दे, ठीक है। तो मुझे अब आई और आर के मान आ गए। अब आई और आर के मान को मैं कहां रख देता हूं? समीकरण 1 में, ठीक है। अब समीकरण 1 में रखने के लिए थोड़ा मुझे ये साफ करना पड़ेगा भाई, रखिए इसको। तो μ1 आई का मान समीकरण 5 से रख दीजिए, तो देखिए डेल्टा माइनस एल्फा बराबर μ2, और आर का मान समीकरण 6 से डेल्टा माइनस बीटा, ठीक है। अब देखिए μ1 रखिए, डेल्टा का मान, डेल्टा का मान कहां से रखें? ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी, माइनस एल्फा का मान ए पी अपॉन पी ओ बराबर μ2, डेल्टा, डेल्टा का मान वही है ए पी अपॉन पी सी माइनस बीटा, और बीटा का मान क्या है? ए पी अपॉन पी आई। अब थोड़ा सा मैं इनको 1 मिनट आपका लूंगा क्योंकि ये साफ करना बहुत जरूरी है। अब आप देख रहे हैं ए पी कैन बी टेकन एज ए कॉमन एंड कैन बी एलिमिनेट फ्रॉम द इक्वेशन। आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले लीजिए और इसको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों साइड में केवल अंश में ए पी दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं ए पी को हटा दूं तो क्या हो जाएगा भाई? μ1
1/PC माइनस 1/PO बराबर μ2 1/PC माइनस 1/PI। अब एक बात सोचिए, क्या कौन सी बात? तो देखिए ये PC PO PI है क्या? तो देखो PC क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, अर्थात किसी गोलीय सतह के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और ये क्या है भाई? वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या है। अब चूंकि ये आपतित किरण के कैसी है? विपरीत दिशा में, क्योंकि साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी, तो P से मापी जाएंगी, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में अगर मापी जाएगी तो वो डिस्टेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव, ऋणात्मक ली जाएगी, और आपतित किरण की दिशा में समस्त दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। तो अब तो सारी दूरियां ही बाईं तरफ हैं आपतित किरण के विपरीत दिशा में, इसलिए U B R जो भी दूरी है F वो समस्त क्या है आपकी? नेगेटिव है। तो देखिए PC तो साइन कन्वेंशन के आधार पर क्या होगी? -R, क्योंकि ये दूरी क्या है? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। ये परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए, अगर कोई कैसा परिभाषा याद नहीं होती तो भाई आप सूत्र भी स्थापित नहीं कर सकते। दूसरी भाई देखिए PO काम में आ रहा है। O क्या है? ऑब्जेक्ट है भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था तो वस्तु की दूरी है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी क्या कहलाती है? U। तो PO वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं U से। तो भाई अब यहां गड़बड़ मत कर जाना, क्योंकि μ1 और μ2 है मिक्सअप हो सकता है U के साथ, -U, ठीक है। और PI क्या है? इमेज है भाई, इमेज का मतलब वस्तु की दूरी, तो PI अर्थात ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो PI प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी V माइनस, ठीक है। तो इनको अब यहां रख दीजिए भाई। अब रखें तो देखिए μ1 1/R, ठीक है, -1/PO, और PO की जगह -U, तो चलो बाद में कर देंगे इसको, बराबर μ2 1/-R -1/-V। अब इनको सरल कीजिए भाई, कहाँ? यहाँ यहीं लिख देता हूँ इसको। तो देखिए μ1 इसको क्या लिख सकता हूँ? -1/R, और ये माइनस माइनस प्लस 1/U बराबर μ2 -1/R और प्लस 1/V। तो देखिए क्या हो गया भाई? -U1/R प्लस U1 बटे म्यू, सॉरी मैं यू बोल रहा हूँ, μ1, ये μ1 है, μ1 बटे U बराबर μ2/R, ये नेगेटिव है भाई, ठीक है, और प्लस μ2/V। अब देखिए इसको इधर ले जाइए और इधर इसको इधर ले आइए। तो देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? μ1/R, ये इधर आ रहा है, प्लस μ2/R बराबर ये μ2/V, और ये इधर जा रहा है तो माइनस μ1/U। तो सूत्र क्या रह जाएगा भाई? इसमें देखिए R में कॉमन ले लूं तो ये इसको ऐसे लिख सकता हूं, μ2 माइनस μ1 बटे R लिख सकते हैं ना, μ2 माइनस μ1 बटे R बराबर μ2/V माइनस μ1/U। और यही क्या है भाई? किसी अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है। अब इसको याद कैसे करें भाई? देखिए इस अपवर्तक पृष्ठ के बाईं तरफ क्या लिया था मैंने? विरल माध्यम लिया था जिसका अपवर्तनांक क्या था? μ1, विरल माध्यम था जिसका अपवर्तनांक μ1 था। इसके दाईं तरफ
क्या लिया था, μ2 अपवर्तनांक वाला सघन माध्यम लिया था। तो देखिए μ2 अपॉन v, ठीक है। ज्यादातर हम कल्पना करके मानते हैं कि दाईं तरफ इमेज बनती है, ये तो आवासी, और आवासी तो उसी तरफ बनती है, आपको पता ही है। तो μ2 अपॉन v आ गया सॉरी। इसी तरह माइनस, ठीक है, μ1 अपॉन u, u का मतलब वस्तु, वस्तु हमेशा नेगेटिव रहती है, बराबर। और हमेशा एक मान के चलते हैं सघन माध्यम का अपवर्तनांक भाई ज्यादा ही होता है विरल माध्यम के अपवर्तनांक से, तो μ2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन μ1। तो μ2 माइनस μ1 बटे r, r का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये सूत्र आप कैसे याद रखेंगे, सघन माध्यम का अपवर्तनांक बटे इमेज की दूरी माइनस विरल माध्यम का अपवर्तनांक बटे ऑब्जेक्ट की दूरी, बराबर दोनों माध्यमों का जो अपवर्तनांक है उसका मान घटा के लिख के μ2 माइनस μ1 बटे r, ठीक है। और यही सूत्र है। अब मैं आपको एक दूसरा पृष्ठ लेके चलता हूं, ठीक है। ये कौन सा पृष्ठ लिया था, अवतल पृष्ठ। अब मैं एक उत्तल पृष्ठ लेके आपको बताने का प्रयास करता हूं, और उसमें भी दो परिस्थितियां बन सकती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इसमें भी आपको दो स्थितियां बन सकती हैं, रियल इमेज आभासी और वास्तविक, ठीक है। आप सभी कंडीशंस में इनका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं, थोड़ा सा इसको वीडियो को मैं पॉज कर लेता हूं, तब तक आप इसको लिख लीजिए।